ऑफिशियली गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ चंदन कुमार। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज चैप्टर को पढ़ेंगे। इससे पहले मैं इन पर 2 वीडियो और बना चुका हूँ। पहला वीडियो में मैंने ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज का समरी डिस्कस किया था और दूसरा वीडियो में इनके इंग्लिश वर्कशॉप जो कि 1 to 5 तक मैंने डिस्कस किए थे। और आज तीसरा वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश वर्कशॉप 6 to 9। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, कृपया आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ताकि आपकी क्लास से रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊँ तो वो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए उनके, और आप आसानी से वो वीडियो को एक्सेस कर सकें। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं हम लोग। इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, थिंक्स एंड राइट ऑन योर ऑन। आपको क्या करना है, सोचना है और लिखना है अपने वर्ड्स में। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। व्हाट इज़ द थीम्स सेंट्रल आइडियाज ऑफ दिस पोएम। ये जो द ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज, इनका सेंट्रल आइडिया और थीम क्या है, ये हम लोगों को क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चलिए, मैंने पहले ही बताया था ऑल द वर्ल्ड्स इज ए स्टेज क्या है, ये विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा लिखा गया था। और इनमें जो ह्यूमन बींग्स हैं, मेंस एंड वोमेन्स, उनके 7 स्टेज के बारे में बात किया गया है कि किस प्रकार से पहला स्टेज टू 7 स्टेज वो अपने लाइफ में जर्नी करते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है ह्यूमन बींग्स का, जब वो जन्म लेते हैं। उनका सेकेंड स्टेज क्या होता है, जब वो स्कूल जाते हैं, स्कूल पीरियड। और थर्ड स्टेज क्या होता है, जब वो किसी से प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, प्यार हो जाता है और उनके लिए वो कुछ कर जाने के लिए तत्पर रहता है। और चौथा स्टेज क्या होता है, उनके अंदर जोश भरी होती है और अपने गोल के प्रति एक्सेसिव्स होता है। और 5वां स्टेज क्या होता है, जब वो क्या एक सोल्जर के जैसा काम करता है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स के जैसा काम करता है फॉर हिज हर फैमिली। अपने परिवार के लिए वो एक क्या बन जाता है, सोल्जर्स बन जाता है और एक मैच्योर पर्सन बन जाता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले वो सोचता है कि इनका रिजल्ट क्या होगा। वो कौन सा स्टेज होता है, 5th स्टेज। और 6th स्टेज क्या होता है, वो बूढ़ा हो जाता है, रिटायर हो जाता है अपने वर्क से और उस स्टेज में वो बैठे रहते हैं। और 7वां जो लास्ट स्टेज है, उस स्टेज में क्या होता है, उनके जितने भी शरीर के पार्ट्स हैं, वो सारे शरीर के पार्ट्स क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे खो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। जैसे दांत, वो गायब हो गया। और जब वो बोलते हैं तो वो क्या होता है, मुंह से सिर्फ उनकी आवाज़ की जगह पे सीटियाँ निकलती है, सिसकारियाँ निकलती है, क्योंकि दांत ही नहीं है तो अच्छे से उच्चारण नहीं हो पाता है। इज इट क्लियर। और लास्ट में जो होता है, अंत में वो इंसान क्या है, एक बच्चे के जैसा बन जाता है। जिस प्रकार से एक बच्चा जब जन्म लेता है इन्फेंट में, वो हेल्पलेस होता है, उसी प्रकार एक इंसान जब वो लास्ट स्टेज में पहुंचता है तो उस टाइम पे भी वो क्या हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है। और उनको एक अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करवाना पड़ता है, जिनके लिए उनको अदर का हेल्प लेना पड़ता है, दूसरे पर्सन्स का हेल्प लेना पड़ता है, चाहे वो उनके बेटे हो या बेटी हो या फिर उनके कोई भी अदर्स रिलेटिव्स हो। तो ये स्टेज इस पोएम में डिस्कस किया गया। तो और यही सेंट्रल आइडिया है अबाउट द ह्यूमन बींग्स। तो इन्हीं को मैंने लिख दिया यहाँ पे। द पोएम्स थीम्स इज डैट मैन इज़ द अल्टीमेट लूजर इन द गेम ऑफ लाइफ। और इंसान जो होता है, इनमें ये बताया गया इस पोएम में क्या, इंसान जो होता है अंतिम में क्या होता है, सब चीज़ इनको खोकर इस पृथ्वी से जाना पड़ता है। और अल्टीमेट यानी कि निश्चित ही तौर पे वो क्या होता है, एक लूजर होता है। गेम ऑफ लाइफ में क्या होता है, वो लूजर होता है, क्योंकि उनको अंत में क्या होता है, अपने लाइफ से हारना ही पड़ता है और हारता ही है। जितने भी इंसान आए यहाँ पे अर्थ पे, वो एक ना एक दिन वो अर्थ से जाएंगे ही। ऐसा कोई नहीं है जो अर्थ पे हमेशा, इस पृथ्वी पर हमेशा रहने के लिए आया और उनका जीवन जो है पूरा अमर होने वाला है, ऐसा नहीं है। ये विलियम शेक्सपियर अपने पोएम में बता रहे हैं। ओके, ही सेज ऑल द वर्ल्ड्स आर स्टेज एंड ऑल मैन एंड वोमेन मेयरली इट्स प्लेयर्स, एवरी प्लेयर्स प्लेस 7 रूल्स ड्यूरिंग हिज लाइफ। और वो बोल रहे हैं कि जितने भी यहाँ पे इंसान आए हैं, ये वर्ल्ड क्या एक स्टेज है और यहाँ पे मैन और वोमेन जो है वो सारे क्या है, एक्टर हैं। उनको अपना अपना किरदार क्या करना है, खेलना है, निभाना है। जिस प्रकार से मूवी हम लोग देखते हैं तो मूवी में क्या होता है, एक एक्टर होता है, एक हीरो और हीरोइन आता है और अपने प्ले जो उनका एक्टिंग होता है वो उनको प्ले करते हैं और अंत में मूवी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सेम इन द सेम वे ह्यूमन बींग्स भी क्या करते हैं, अपने लाइफ में आते हैं यहाँ पर और अपना जो रोल होता है वो क्या करता है, प्ले करता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि वो उनका प्ले जो है वो समाप्त हो जाता है 7th स्टेज के बाद, और वो पृथ्वी से, ये अर्थ से आउट हो जाते हैं या फिर चले जाते हैं। ओके, द फर्स्ट स्टेज इज डेट ऑफ एन इन्फेंट, सो व्हेन ही इज हेल्पलेस इन हिज मदर्स आर्म्स ही मेयरली पक्स इन द नर्स आर्म्स। पहला स्टेज मैंने बताया क्या होता है, जब वो जन्म लेता है बच्चे तो क्या अपने माँ का
हाथों वो क्या होता है हेल्पलेस होता है, उनके जो भी मदद करते हैं उनके कौन मदद करते हैं, माँ, क्योंकि उस टाइम पे वो बच्चा क्या होता है हेल्पलेस, वो अपना काम कुछ भी अपने से खुद से नहीं कर सकता है जब वो बच्चे होते हैं। और सेकेंड स्टेज क्या होता है, ही इज़ अ चाइल्ड हु गोज टू क्रिपलिंग्स लाइक ए स्नेल्स अनविलिंग्स टू स्कूल्स, ही इज़ इनोसेंट, ही इज़ नॉट विलिंग टू लर्न। और दूसरा स्टेज जो क्या होता है वो रेंगता हुआ ज़बरदस्ती उनको क्या किया जाता है, स्कूल भेजा जाता है पढ़ने के लिए, लेकिन वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहता है और वो एक इनोसेंट बच्चा के जैसा बिहेव करता है, उनका कैरेक्टर्स होता है कौन से स्टेज में, सेकेंड स्टेज में। और थर्ड स्टेज क्या होता है, द थर्ड स्टेज ब्रिंग्स अस फॉर द लवर्स हु साइंस वोफुल्स ब्लैड्स फॉर हिज बिलव्ड्स इन द यूथफुल एज व्हेन मैन इज फुल ऑफ एनर्जी एंड माइट ही डज एवरीथिंग टू प्लीज हिज बिलव्ड। तीसरा स्टेज क्या बोला है कि उनको क्या हो जाता है, तीसरा स्टेज में प्यार हो जाता है, एक लवर का स्टेज आ जाता है और वहाँ पे जो अपने बिलवर के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होता है, क्योंकि उस टाइम पे उनके लिए क्या होता है एनर्जेटिक्स होता है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, यूथफुलनेस होता है, युवानेस उनके अंदर भरी होती है, जोश होती है और वो अपने बिलवर को प्लीज करने के लिए जिनसे वो प्यार करता है उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है। ये कौन सा स्टेज होता है, ये थर्ड स्टेज होता है। और लास्ट फोर्थ स्टेज क्या होता है, द फोर्थ स्टेज इज अराइव स्विफ्टली हेयर मैन सिक्स फेम्स it is temporary and short lives, he endangered his lives for it, he allowed it, so how man goes every streams for temporary success because success is always temporary। यहाँ पे चौथा स्टेज में क्या बोला जा रहा है कि ह्यूमन बींग्स जो है अपना नाम कमाने के लिए, नाम कमाने जो कि क्या होता है टेम्प्रोरी होता है, किसी का भी नाम परमानेंट है क्या, नहीं है, वो क्या एक टेम्प्रोरी है, शॉर्ट पीरियड्स के लिए 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल चलिए 20 साल तक, मैक्सिमम 20 साल तक जाएगा, ये भी क्या है टेम्प्रोरी शॉर्ट पीरियड्स है। क्या बोला जाता है, इनके लिए टेम्प्रोरी फेम के लिए वो क्या करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और वो कुछ भी करने के लिए उस टाइम पे क्या होते हैं, तैयार होते हैं, एक्सट्रीम फॉर टेम्प्रोरी सक्सेस, और उस छोटे से सक्सेस के लिए वो कुछ भी कर जाते हैं बिकॉज सक्सेस इज ऑलवेज टेम्प्रोरी। और हम लोग जानते हैं कि सक्सेस जो वो हमेशा क्या होता है, टेम्प्रोरी होता है, ये निश्चित नहीं है। और आपका सक्सेस जो है वो अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन बींग्स डिफाइन किया जाता है कि आपका सक्सेस क्या है, क्लियर है। जैसे मान लीजिए क्या मेरे लिए सक्सेस होना क्या है कि मैं एक अच्छा सा ऑफिसर बन जाऊँ, ये क्या मेरे लाइफ का एक एम पॉइंट है, गोल है और मैं इनको सक्सेस मानता हूँ। हो सकता है किसी का लाइफ में क्या हो, वो खुश रहे, उनके पास अच्छा खासा पैसा है और वो खुश रहना चाहता है और वो खुश रहता है, अच्छे ऐश मौज करता है, तो वो क्या हो गया, उनके लिए सक्सेस हो गया। या फिर हो सकता है किसी के लिए सक्सेस क्या हो, पैसा कमाना हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए तो वो क्या हो सकता है, खुश हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेस बोलते हैं। और ये सक्सेस जो ये टेम्प्रोरी होता है, कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाता है, धूमिल हो जाता है। जैसे आप लोगों ने एक मूवी सुना होगा उनका, कभी खुशी कभी गम, तो वो इन पे शूट करता है। इज इट ओके गाइज? नाउ कम टू द फिफ्थ। इन फिफ्थ रूल्स इज ऑफ द मिडिल एज्ड मैन, हिज राउंड वैली, हिज साइट्स मॉडर्न इंस्टांसेस। अब पांचवा स्टेज जो है सक्सेस के मिलने के बाद वो क्या होता है, ह्यूमन बींग्स जो होता है वो आराम से मस्ती में जीने लगता है, बोल सकते हैं, और उनका जो पेट है, बेली जो है वो बाहर निकल जाता है और उन पे लाइनें बन जाता है। और इस टाइम पे जो वो मैन जो है अपने आप को मॉडर्न इंस्टांसेस, नए युग के साथ जोड़ता है। क्लियर है गाइस? नाउ कम टू द सिक्स्थ स्टेज, मैन बिकम्स ऑफ वेरी वीक। और छठा स्टेज में जो क्या होता है, ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ही कीप्स पाउच विथ हिम्स, और उनके जो भी चीज़ है वो धीरे धीरे क्या ढीले पड़ने लगते हैं। इन द लास्ट स्टेज द कंडीशंस ऑफ मैंस बी कम्स वेरी मिजरेबल्स, नाउ ही हैज़ नाउ वेरी ओल्ड एंड वीक। और जो लास्ट स्टेज होता है यहाँ पे जो ह्यूमन बींग्स का जो स्टेज होता है वो क्या हो जाता है, कंडीशन जो हो जाता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा मिजरेबल्स हो जाता है, बहुत बोल सकते भयावह हो सकता है, हो जाता है। और नाउ ही हैज़ ग्रोन्स वेरी ओल्ड एंड वीक, और इस स्टेज पर वो क्या हो जाता है, बहुत ही कमज़ोर हो जाता है और बहुत ही बूढ़ा हो जाता है। शेक्सपियर विशेस टू मेक अस रियलाइज दैट द शॉर्ट लाइफ वी स्पेंड्स इन दिस वर्ल्ड इज़ नॉट वर्थ इट इफ़ वी हैव ए क्लोज ऑब्जर्वेशंस ऑफ लाइफ इज़ नथिंग मोर देन अ शैडो। तो विलियम शेक्सपियर यहाँ पे हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि लाइफ जो है ये क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं, एक शॉर्ट लाइफ है। और ये यदि हम लोग इसको अच्छे से देखें तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक क्या है, लाइफ जो है एक शैडो है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, छाया। जैसे आप लोग देखते होंगे दोपहर में यदि आप चलते होंगे तो आपका क्या बनता है, छाया बनता है। या फिर सनलाइट में आप जब खड़े होते हैं तो आपके पीछे क्या बन जाता है, छाया बन जाता है, शैडो बनता है। तो विलियम शेक्सपियर जी भी क्या बोल रहे हैं, ये जो लाइफ है ये क्या है, हमारा एक शैडो है जो कि कुछ टाइम के लिए क्या रहने वाला है, टेम्प्रोरी है, और उनके बाद वो क्या हो जाने वाला है, समाप्त हो जाना। और यहाँ पे जितने भी चीज़ हमें मिलते हैं वो सारे क्या होते हैं, टेम्प्रोरी होते हैं, परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा
लगाव है, आपको प्यार है, तो वो क्या है आपके साथ हमेशा रहने वाला है, क्या है परमानेंट है नहीं। वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, वो आपसे खुद ही अलग हो जाएगा। मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, अच्छा दोस्त है, बहुत ज़्यादा गहरी फ्रेंडशिप है आपके और उनके बीच में, तो क्या वो परमानेंट है? नहीं। हो सकता है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपके साथ रहे, या फिर उनको अच्छा से जॉब लग जाए, या आपके साथ पढ़ रहा है तो वो स्कूल चेंज कर ले, तो वो क्या हो जाएगा, फिर से आपसे बिछड़ जाएगा। तो ये सारे क्या चीज़ होते हैं जो भी हमारे लाइफ में आते हैं वो टेम्प्रेरी होते हैं, परमानेंट कुछ भी नहीं होता है। इसलिए यदि हम लोग उनको खो भी देते हैं तो हमें उनके लिए क्या है, पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ क्या है, टेम्प्रेरी बेसिस पर है। आज है कल वो गायब हो जाएगा, या आज जो हमारे पास नहीं है कल वो हमारे पास आ सकता है। ये बातें विलियम शेक्सपियर जी जो हैं वो बताना चाहते हैं इस पोएम के थ्रू, और यही जो है थीम है और सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का। ओके गाइस, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस इज है, व्हिच टू स्टेजेस ऑफ मैथ्स डिस्क्राइब्ड बाय शेक्सपियर साउंड्स ह्यूमरस, से व्हाई। दूसरा क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है कि कौन सा ऐसा 2 स्टेज है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा ह्यूमरस है, यानी कि ज़रूरतमंद है, से व्हाई, क्यों। तो चलिए आंसर्स देख लेते हैं ये क्यों। द एज ऑफ इन्फेंट्स एंड द ओल्ड स्टेज शेक्सपियर शुड साउंड्स ह्यूमरस एज इन द बोथ द टाइम पीपल्स बिकम्स डिपेंडेंट्स ऑन अदर, वीक, हैव नो सेंस, नो मनी, नो मेमोरी। देखिए विलियम शेक्सपियर जी जो है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 2 ऐसा स्टेज है, 2 वो कौन कौन से स्टेज है। पहला एक इन्फेंट, जब बच्चे जन्म लेते हैं वो, और दूसरा जब वो बूढ़ा हो जाता है, लास्ट स्टेज में पहुँच जाता है वो। ये 2 स्टेज जो है वो क्या होता है, ह्यूमन बींग्स ये डिफ़िकल्ट्स होता है, बहुत ज़्यादा ही ह्यूमरस होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है ह्यूमन बींग्स को जो जन्म लेते हैं, जो आते हैं, उनको क्या करना रहता है, दूसरे पे डिपेंडेंट होना रहता है। क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने से कुछ कर सकते नहीं कर सकते। यदि उनको दूध पीना है तो वो क्या करेगा, चिल्लाएगा, तो आदमी समझ जाता है कि उनको भूख लगी है। उसी प्रकार जब वही बच्चा क्या हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो बूढ़ा होने पर क्या होता है, जब उनको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनका शरीर के जो पार्ट्स हैं, हैंड हैं, वीक हैं, पैर हैं, या फिर माउस हैं, जो भी हैं, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, और दांत जो है वो सारे गायब हो जाते हैं। और उस टाइम पे यदि उनको किसी भी चीज़ का ज़रूरत पड़ता है तो वो क्या कर सकता है, बोल सकता है, लेकिन वॉक नहीं कर सकता है, या फिर उस चीज़ को वो परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका शरीर जो है उस टाइम पे उतना एबल्स नहीं होता है कि उस वर्क को वो परफॉर्म कर सके। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये दोनों स्टेज जो है, लास्ट स्टेज और जो इन्फेंट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज जो है, ये किन पर, दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। क्योंकि ये दोनों स्टेज में ह्यूमन बींग्स जो होता है बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर होता है, और उनके पास कोई सेंस नहीं होता है, और उनके पास कोई भी मेमोरी नहीं होता है। वो जो भी मेमोरी होता है उस वक्त तक वो लॉस्ट कर चुके होते हैं। क्लियर है गाइस? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी। The last 7th stage of the life sounds very sad and miserable. So how can you make old age also cheerful and happy? क्या बोला जा रहा है कि हम लोगों को मालूम है कि जो लास्ट स्टेज होता है, 7th स्टेज आता है जो लाइफ में, वो क्या होता है, बहुत ही भयावह होता है और बहुत ही दुखदायी होता है। क्लियर है? हाउ कैन यू मेक ओल्ड स्टेज ऑल्सो चेयरफुल एंड हैप्पी? आप किस प्रकार से जो है ओल्ड स्टेज को, जो 7वां स्टेज है जिसमें जो ह्यूमन बींग्स का सबसे कष्टदायक जीवन होता है या फिर दुखदायी जीवन होता है, उनको हम लोग किस प्रकार से ओवरकम कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। तो किस प्रकार से कर सकते हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई बूढ़ा है या बुजुर्ग है, तो आप उनसे क्या कीजिए, बातें कीजिए, या फिर उनको जो भी प्रॉब्लम्स है उनका प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, उनके आसपास रहिए, उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो चीज़ प्रोवाइड करवाइए, उनको खुश रखने का कोशिश कीजिए। जिस प्रकार से आप एक बच्चे को खुश रखने की कोशिश करते हैं, जब वो रोता है तो क्या करता है, उनको खिलाता है, या फिर अदर जो भी चीज़ की उनकी रिक्वायरमेंट्स होता है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो सेम उसी प्रकार आपको उसी वे में क्या करना है, जो आपके घर में यदि बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, या फिर जो भी हैं, तो उनको क्या करना है, उसी वे से आपको हैंडल करना है जिस वे से आप एक छोटे बच्चे को हैंडल करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ होता है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। Okay guys, I have just written here, by spending times with our old parents, giving them a lot of pleasures in that times, cares and compassions will bind them with us. We should not neglect our parents at the last stage. और लास्ट स्टेज पे क्या करना चाहिए, हम लोगों को अपने पेरेंट्स को नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए, उनके साथ ज़्यादा से अच्छे बॉन्डिंग बनाना चाहिए, और उनके साथ बैठकर क्या करना चाहिए, हमें उन्हें टाइम देना चाहिए और उनके साथ बातें करना चाहिए। Okay guys, it is the last stage, 7th stage of the human beings, where the human beings face miserable, very sad and miserable conditions. Okay, now come to the next question number 7a. The poem is entirely metamorphical. Pick out the comparisons from the poems. क्या बोला जा रहा है, ये जो poems है all the words is stage, ये क्या है, एक metamorphical poems है। आपको यहाँ पे क्या करना है, comparisons words उनके रिस्पेक्ट में राइट डाउन करना है। तो आपको बताया गया था
शुरू में ही जब मैं सेकंड वीडियो बनाया था वहाँ पे जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था ये जो हमारा पोएम है ऑल द वर्ल्ड्स इज आवर स्टेज, ये क्या है, विदाउट राइमिंग स्कीम है, इनमें ना कोई राइमिंग स्कीम है, ये क्या है मेटामॉर्फिकल है और इसमें ज़्यादा से बहुत ज़्यादा क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। क्लियर है, बहुत ज़्यादा इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया। मैंने फिगर ऑफ स्पीच बताया था क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच, उनको हम बोलते हैं जिनको जो क्या होता है एक इंटरेस्टिंग वे में बोला जाता है या फिर उनको राइटिंग किया जाता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। जो हमारा बोलने का तरीका है या फिर राइटिंग करने का तरीका है, जब हम उनको क्या करते हैं इंटरेस्टिंग वे में बोलते हैं या फिर राइट डाउन करते हैं तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। तो क्लियर है गाइस, नाउ कम टू द क्वेश्चंस, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमें दिया गया है। पहला दिया गया है वर्ल्ड का कंपेरिजन क्या हो जाएगा, वर्ल्ड को यहाँ पे जो है ऑल द वर्ल्ड स्टेज में कंपेरिजन किन से किया गया है, स्टेज से किया गया है, किन के द्वारा, विलियम शेक्सपियर जी के द्वारा। तो वहाँ पे हो गया हमारा क्या वर्ल्ड इक्वल टू स्टेज। नाउ कम टू द सेकंड वर्ड्स एक्टर्स कौन से यहाँ पे इस पोएम में, एक्टर्स कौन है, ह्यूमन बींग्स, मैन एंड वोमेन्स आर एक्टर्स हेयर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट बर्थ एंड डेट, बर्थ क्या है, न्यू जो लाइफ हमारा स्टार्ट है वो क्या है बर्थ है। ओके, जब हम लोग स्टेज में क्या एंट्री मारते हैं वो क्या है हमारा बर्थ है, और डेथ क्या है हमारा एंड ऑफ द लाइफ या फिर लाइफ एंड। ओके गाइस, नाउ कम टू द सेकंड स्कूल बॉय क्या है, स्कूल बॉय किन को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, क्या है जर्नी ऑफ द, जैसे मान लीजिए हम लोग स्टेज पर आ गए हमारा, तो अब हमें क्या करना है परफॉर्म करना है, तो हम लोग क्या करेंगे जर्नी करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना काम। तो उसी प्रकार से एक बच्चे का जो जर्नी होता है लाइफ का स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, जब वो स्कूल जाना चालू करता है। तो स्कूल बॉय किन को इंडिकेट कर रहा है, किन से कंपेरिजन हम लोग कर सकते हैं, जर्नी ऑफ लाइफ। हमारा जो काम करने का तरीका होता है जहाँ से स्टार्ट होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं जर्नी ऑफ लाइफ, या फिर स्कूल बॉय कंपेरिजन से अकॉर्डिंग टू द पोएम्स। ओके, नाउ कम टू द लवर साइट। द लवर साइट्स मतलब एक प्यार करने वाले की निगाहें कैसा होता है, वो ओवरकम विद द पैशंस। जब कोई भी बंदा प्यार करता है किसी भी चीज़ से लगाव होता है तो वो क्या होता है उनके अंदर एक पैशंस होता है, जज्बा होता है किसी भी चीज़ को करने का। तो यहाँ पे हम लोग कंपेरिजन किन से कर सकते हैं, ओवरकम विद पैशंस। वो भी किसी भी काम करने के लिए वो क्या कर सकता है, यदि जिनसे प्यार करता है लव करता है उनके लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो बोल सकते हैं ओवरकम विद पैशंस। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऐप स्पॉटेड लियोपार्ड। यदि आपने कभी क्या कहते हैं लियोपार्ड को देखा, लियोपार्ड कहाँ रहता है, जंगल में रहता है। यदि हम लोग क्या कर लेते हैं उसको जंगल से बाहर देख लेते हैं, रोड पे देख लिए या फिर आउटसाइड ऑफ द फॉरेस्ट देख लिए, तो क्या बोल सकते हैं हंगर फॉर देयर गोल। वो यदि मान लीजिए वो लियोपार्ड क्या होगा, भूख लगी होगी, वो भूख को मिटाने के लिए क्या आया होगा, बाहर आ गया होगा जंगल से। तो उसी प्रकार जब ह्यूमन बींग्स के लिए यूज किया जाएगा, इनको मेटामॉर्फोलिकल में यूज किया जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हंगर फॉर देयर गोल। यदि मान लीजिए कोई भी इंसान को क्या है अपने गोल के प्रति क्या है प्यास है, वो उस गोल को अचीव करना चाहता है, तो वो क्या करेगा स्पॉटेड लियोपार्ड्स हम लोग वहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्यों कि लियोपार्ड के जैसा देखा गया। ओके गाइज, नाउ कम टू द नेक्स्ट लास्ट स्टेज, ओल्ड स्टेज जिनको बोलते हैं एट द एंड ऑफ द लाइफ। अब हमारी लाइफ जो है वो क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं लास्ट स्टेज को कंपेरिजन किया गया ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज में बाय विलियम शेक्सपियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर बी, पिक आउट फ्रॉम द पोएम्स 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। आपको क्या करना है, पोएम से 2 एग्जाम्पल्स चूज करना है, और यहाँ पे कुछ फिगर ऑफ स्पीच दिए गए, उनके लिए आपको क्या करना है 2 एग्जाम्पल्स को चूज करना है। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग कौन सा फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है, हमारा सिमली दिया गया है। सिमली के बारे में मैंने डिस्कशंस किया था, मैं पिछले बार भी आपको क्लास 9th में बताया था। सिमली किनको बोलते हैं हम लोग, सिमली वो होता है क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कंपेरिजन्स बिटवीन्स होता है, क्या कंपेरिजन्स बिटवीन्स मैंस और तो प्लेस पर्सन्स और थिंग्स। देखिए जो भी चीज़ के बीच में हम लोग क्या 2 के बीच में जब कंपेरिजन्स करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं लाइक और एज का यूज करते हैं, तो वो क्या कहला जाता है हमारा सिमली कहला जाता है। क्लियर है गाइज। और कंपेरिजन्स देखिए मेटाफॉर में भी होता है, लेकिन मेटाफॉर में जो कंपेरिजन्स होता है वहाँ भी 2 के बीच में होता है, लेकिन वहाँ पे हम लोग लाइक और एज यूज नहीं करते हैं, तो वो मेटाफॉर कहलाता है। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं डायरेक्टली वर्ड से कंपेरिजन कर देते हैं। जैसे मैंने बोल दिया राम इज अ टाइगर, तो इसका मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ क्या राम एक बहादुर बंदा है। क्लियर है गाइज। लेकिन मैंने डायरेक्टली क्या बोला, राम इज अ टाइगर। राम क्या है, एक शेर है, बाघ है। तो बाघ किन के लिए है, वो बहादुर के लिए, ब्रेव के लिए है, तो सेम। लेकिन जब मैं यहाँ पे सिमली में जब उनको राइट डाउन करूँगा तो मैं क्या बोल दूँगा, राम इज़ लाइक अ टाइगर। राम क्या है, एक टाइगर के जैसा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, लाइक आ गया तो वो क्या हो जाएगा हमारा सिमली हो गया। दोनों में वही एक ही बात बताना चाहता है कि राम शेर के जैसा है, बाघ के जैसा है, और राम बाघ है। तो दोनों का मतलब क्या है, सेम है कि वो राम जो है बाघ के जैसा क्या है, बहादुर है। तो लेकिन सिमली में क्या आ गया, लाइक और एज आ गया। सिमली में क्या यूज कर देंगे हम लोग, लाइक और
लाइक और एज, और मेटाफर में क्या करेंगे, ये सब यूज नहीं करेंगे, वो क्या कहला जाएगा हमारा सिमिली कहला जाएगा। तो ओके, चलिए देखते हैं एग्जांपल्स। पहले ऑल द वर्ल्ड्स एज अ स्टेज, देखिए एज अ स्टेज, ऑल द वर्ल्ड्स एज अ स्टेज, जो वर्ल्ड्स है वो क्या है, स्टेज के जैसा है। एज यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग, ये जो है ये क्या है हमारा एज है, इसको रीड आउट क्या करेंगे एज, एज अ स्टेज, तो ये क्या हो गया हमारा सिमिली हो गया। ओके, शाइनिंग लाइक्स फर्नांसिस, फिर देखिए यहाँ पे लाइक का यूज हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा सिमिली हो गया। मैंने बोला था क्या एज और लाइक का यूज होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा हमारा सिमिली कहलाएगा। तो लाइक और एज का यूज किया मैंने, ये क्या हो गया हमारा सिमिली हो गया। ये दो एग्जांपल्स मैंने आपके पोएम से लिए थे। ओके, नाउ देखिए अगला फिगर ऑफ स्पीच क्या है हमारा ओनोमेटिपिया, ओनोपिया, ओके सॉरी, ओनोपिया। इसको रीड आउट क्या करेंगे हम लोग, ओनोपिया रीड आउट करेंगे। और ये क्या है हमारा, रेफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स विच साउंड्स लाइक द नॉइज। देखिए इनोपिया किनको बोलते हैं हम लोग, कोई भी वर्ड्स यूज करेंगे वो किनके जैसा यूज होगा, नॉइज साउंड के जैसा यूज होगा। यदि वो वर्ड का मतलब क्या होगा, नॉइज से रिलेटेड होगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा इनोपिया कहलाएगा, एनोपिया कहलाएगा। क्लियर है गाइस। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। साइन लाइक द फोनन्स विद वॉफुल बैलेट्स, बैलेट्स देखिए वर्ड ही जो इनका उच्चारण से वो कैसा लग रहा है, एक नॉइज के जैसा लग रहा है। बैलेट्स, बैलेट्स, वॉफिल बैलेट्स, वॉफिल बैलेट्स, ये नॉइज प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये क्या कहला जाएगा हमारा एनोपिया कहला जाएगा। इन द कैनन्स माउथ, कैनन्स माउथ जो है ये भी क्या है, एक नॉइज साउंड्स है। कैनन्स माउथ, जब भी बारूद फटेगा तो क्या कहते हैं, तोपे की मुंह से बारूद निकले, वो भी क्या है साउंड नॉइज जनरेट्स करेगा। और इसका वर्ड से मीनिंग से क्या हो रहा है, साउंड नॉइज प्रोड्यूस करने वाले लग रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा एनोपिया हो जाएगा। क्लियर है गाइस। नाउ कम टू द थर्ड एलिट्रेशंस। एलिट्रेशंस क्या होता है, मान लीजिए एक सेंटेंस है हमारे, और उस सेंटेंस में बहुत सारे वर्ड्स होंगे और उस वर्ड्स में बहुत सारे लेटर्स होंगे। तो देखिए हमें क्या करना है कि जो वर्ड्स हैं, मान लीजिए जस्ट अ मिनट गाइस, मान लीजिए एक वर्ड से ये एक वर्ड्स, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, पांच वर्ड, ये क्या बना दिया, पांच वर्ड से क्या बन गया हमारा सेंटेंस बन गया। तो देखिए वर्ड्स जो है वो किन से स्टार्ट होता है, लेटर से। मान लीजिए एच से ये स्टार्ट हो गया, ये पी से स्टार्ट हो गया, ये एस से स्टार्ट हो गया, ये टी से स्टार्ट हो गया, और ये एल से स्टार्ट हो गया। तो देखिए ये जो है क्या हो रहा है, एक सेंटेंस है और इसमें जो है कांस्टेंट वर्ड जो है, पहला वर्ड का जो लेटर है वो सारे क्या होंगे, कांस्टेंट वर्ड होगा। क्या होगा, वर्ड का पहला लेटर क्या होगा, कांस्टेंट वर्ड होगा, कांस्टेंट लेटर होगा, तो वो क्या कहलाएगा हमारा एलिट्रेशंस कहलाएगा। तो जैसे पहला देखिए ये वर्ड्स है, कुछ कोई वर्ड्स होगा और उनका वर्ड्स का पहला लेटर क्या है, एल, ये क्या है कांस्टेंट है। दूसरा क्या है एच, ये भी क्या है कांस्टेंट है। और तीसरा क्या है हमारा पी, ये भी क्या है हमारा कांस्टेंट है। और एस, ये भी क्या है कांस्टेंट है। और टी क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो देखिए पहला लेटर जो है सारे वर्ड्स का वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो इसलिए ये क्या कहला जाएगा हमारा एलिट्रेशंस कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिपीटेशंस ऑफ कांस्टेंट लेटर इन अ स्टार्टिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के जो वर्ड्स हैं उनके जो स्टार्टिंग लेटर हैं वो यदि कांस्टेंट हैं तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो रिपीट होना चाहिए। वर्ड्स कांस्टेंट वर्ड क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा हमारा एलिट्रेशंस कहलाएगा। क्लियर है गाइस। तो देखिए यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखा क्या, द विनिंग्स स्कूल्स बॉय विथ हिज स्टेचर्स। देखिए यहाँ पे टी जो है रिपीट हो रहा है, टी क्या है कांस्टेंट है, एक टी यहाँ पे आया, एक टी कहाँ पर आ गया, दम आ गया, दो बार रिपीट हो गया। देखिए तीसरा डब्लू क्या है कांस्टेंट है, और डब्लू देखिए यहाँ भी आया गया हमारा, ये भी क्या है रिपीट है। एस देखिए एस क्या है कांस्टेंट है, और एस क्या है यहाँ पे स्टेचर्स, इसमें भी आया, तो ये क्या है रिपीट ऑफ लेटर्स है, तो इसलिए ये क्या कहला जाएगा हमारा एलिट्रेशंस कहला जाएगा। रिपीट ऑफ कांस्टेंट लेटर इन अ सेंटेंस इज नॉन एज एलिट्रेशंस। ओके गाइस, ओके। अब देखिए इसमें साइड फुल लाइक प्रोनाउंसिएशन ये नहीं होगा, यहाँ पर से देख लीजिए। विथ देखिए विथ में डब्लू है और वो फुल्स में डब्लू है, तो ये क्या हो गया हमारा रिपीटेशंस ऑफ वर्ड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा
एलिट्रेशंस होगा, ये नहीं होगा, ये गलती से यहाँ पे आ गया गाइस। ओके, तो विथ वॉफुल स्वैलेट्स ये भी क्या हो जाएगा हमारा एलिट्रेशंस हो जाएगा। क्लियर है गाइस? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मेटाफोर मैंने बताया था, मेटाफोर्स में क्या होता है आपका कि सेम यूज करेंगे लेकिन वहाँ पे हम लोग लाइक और एज का यूज नहीं करते हैं, लेकिन मतलब क्या होता है वो डायरेक्टली हम लोग इम्प्लाइड कर देते हैं किसी चीज़ का। तो देखिए, इवन इन द कैंपन्स माउथ एंड देन द जस्टिस इन द फेयर राउंड वैली विथ अ गुड कैंपेन्स लाइन्स। मैंने बताया कि उनका पेट क्या होगा, लंबा होगा, गोल मटोल हो जाएगा, तो वो क्या किया, डायरेक्ट किया गया है। यहाँ पे हम लोग किसी वर्ड्स को लाइक और एज का यूज नहीं किए हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मेटाफोर हो जाएगा। मेटाफोर मैंने पहले ही बता दिया हूँ, इसलिए इन्वर्जेंस भी मैंने बताया था आपको। इन्वर्जेंस में क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे इन्वर्जेंस में मैंने बताया था क्या, जो ग्रामेटिकली एरर जो होता है उनको हम लोग क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ग्रामेटिकली एरर को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नहीं देखेंगे, और राइम स्कीम कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको जो राइमिंग स्कीम को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेंटेंस को लिख देते हैं या फिर पैराग्राफ्स को लिख देते हैं, वो क्या कहलाता है हमारा इन्वर्जेंस कहलाता है। इन्वर्जेंस में क्या किया जाएगा, हमेशा जो है ग्रामेटिकल्स एरर को रिमूव कर दिया जाएगा। ग्रामेटिकल्स एरर को जो हम लोग क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, और मेन मुद्दा क्या होगा हम लोगों का, राइमिंग स्कीम को कंप्लीट करना। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, विद द स्पेक्टल्स ऑन नोज एंड पाउच ऑन साइड्स हिज यूथफुल होज वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड। तो देखिए साइड और वाइड आ गया, तो ये क्या कहला जाएगा हमारा इन्वर्जेंस कहला जाएगा। और इसमें देखिए जो यूज किया गया, ग्रामेटिकली क्या किया गया, एरर्स को इसमें इग्नोर किया गया, ये सिर्फ क्या किया गया, राइमिंग स्कीम को कंप्लीट करने के लिए किया गया, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा हमारा इन्वर्जेंस कहलाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, ट्रांसफर एपिथेट। देखिए एपिथेट क्या होता है, सबसे पहले एपिथेट मतलब क्या हो गया कि जो हमारा एडजेक्टिव है वो क्या कहता है, कोई भी वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है। एपिथेट वर्ड्स को या फ्रेज को या फिर किसी भी चीज़ है उनका क्वालिटी को क्या करता है, किसी भी चीज़ का क्वालिटी को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, तो वो क्या कहलाता है, एपिथेट कहलाता है। और ट्रांसफर्ड एपिथेट किनको बोलते हैं, जब वही एडजेक्टिव को हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे नाउन के साथ लगा देते हैं, यूज कर देते हैं, तो वो क्या कहला जाएगा हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट। जैसे मैंने बोल दिया क्या, राम इज़ अ गुड बॉय एंड सोहन इज़ ऑल्सो अ गुड बॉय। तो देखिए गुड बॉय जो है किन के लिए यूज किया मैंने, राम के लिए। ओके चलो वो सॉरी, राम इज़ ए गुड बॉय एंड दिस इज़ अ गुड बुक। यदि मैंने बोला क्या राम इज़ ए गुड बॉय, चलिए लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले गुड जो है मैंने किन के साथ लगा दिया, बॉय के साथ लगाया, और दूसरा जो है गुड मैंने किन के साथ लगा दिया, बुक के साथ लगा दिया, बुक के साथ लगा दिया। क्या कर रहा है, दोनों देखिए दोनों नाउन है, बुक बॉय भी क्या है नाउन है, बुक भी क्या है हमारा नाउन है, और दोनों का क्या है क्वालिटी को एक्सप्लेन कर रहा है, बुक कैसा है अच्छा है और लड़का कैसा है अच्छा है। तो देखिए लेकिन एडजेक्टिव क्या है हमारा, सिर्फ एक ही है क्या, गुड, लेकिन गुड को क्या कर दिया गया, दो जगह ट्रांसफर कर दिया गया। पहले गुड बॉय के साथ लगा हुआ था, अब लेकिन गुड जो है किन के साथ लगा हुआ, बुक के साथ लगा हुआ, तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, ट्रांसफर एपिथेट बोल देंगे। क्लियर है गाइस? तो चलिए देखते हैं हमारा पोएम में ट्रांसफर एपिथेट कौन सा था, और उसको देख लेते हैं, फाइंड आउट करते हैं। देखिए सेंस टीथ, सेंस आइज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। तो ये देखिए दांत गायब होना, आँख गायब होना, टेस्ट गायब होना, और सारा चीज़ गायब हो जाना, ये क्या है हमारा सेंस जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को यूज किया गया। तो सेंस टीथ के लिए, सेंस को किन के लिए यूज कर दिए हम लोग, टीथ के लिए सेंस को किन के साथ यूज कर दिए, आइज के लिए सेंस को किन के साथ यूज कर दिए, टेस्ट के लिए सेंस को किन के साथ यूज कर दिया, एवरीथिंग्स के लिए। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसफर एपिथेट हो जाएगा। अगला देख लीजिए, ऑल द वर्ल्ड्स इज ए स्टेज। ऑल को किन के साथ यूज किए, द वर्ल्ड्स के साथ, और दूसरा हम देखिए ऑल को किन के साथ यूज किया हम लोग, द मैन एंड वोमेन के साथ। देख लीजिए यहाँ पे ऑल जो किन के साथ यूज किया गया, ऑल द वर्ल्ड्स के साथ, और दूसरा क्या है ऑल द मैन एंड वोमेन के साथ। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा ट्रांसफर एपिथेट्स हो जाएगा। क्लियर है गाइस? नाउ कम टू द नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या करना है आपको, रीड द समरी ऑफ द प्ले एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर यूजिंग द इंटरनेट। आपको क्या करना है, ये जो समरी है इनको रीड आउट करना है, किनका,
एज यू लाइक इट विलियम शेक्सपियर के द्वारा एक पोएम लिखा गया, उनको आपको इंटरनेट के थ्रू क्या करना है, रीड आउट करना है। फाइंड आउट विच कैरेक्टर्स हैज नरेटेड द एबव पोएम्स, और आपको ये बताना है कौन से कैरेक्टर से जो है नरेट किया गया है, बताया गया है। अगले जो अभी हम लोग जो पोएम पढ़े हैं, कौन से पोएम, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड ऑन व्हाट ओकेजन्स, और किस ओकेजन्स पे बताया गया है। क्लियर है। देखिए विलियम शेक्सपियर के द्वारा एक लिखा गया प्ले लिखा गया, यानी कि मूवी बोल सकते हैं, एक मूवी लिखा गया है। कौन सा लिखा गया वो, एज यू लाइक इट। तो आपको ये बताना है, इंटरनेट के थ्रू वो पढ़ना है और आपको ये बताना है कि ऑल द वर्ल्ड इज ए स्टेज ये कहाँ पर किन के लिए यूज़ किया गया और इनमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, उनके आपको क्या करना है, लिस्ट बनाना है, एक राइट डाउन करना है। क्लियर गाइस, ये आपको घर से करना है और ट्राई करना है। आप लोग होमवर्क मैं देता हूँ, वो आप लोग कोई भी जमा नहीं करते हो, ना व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो, ना क्या कहता हूँ कमेंट सेक्शंस में लिखते हो। यदि ऐसा रहा तो बंद करना पड़ेगा फिर आप लोग का। क्लियर है। आप वो लोग होमवर्क जो मिलता है आप लोग उनको किया कीजिए, ठीक है। और वीडियो यदि पसंद आती है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक भी कीजिए। आपको मैं ये पहले ही बोल चुका हूँ। और यदि आप शेयर भी कर दिया कीजिए, यदि आप शेयर करते हैं तो उससे आपको कोई घाटा नहीं होने वाला है। ओके गाइज, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको घर से करना है और क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला जाता है। रीड द पोएम्स अगेन एंड राइट एंड एप्रिसिएशंस ऑफ द पोएम्स इन द पैराग्राफ्स फॉर्मेट्स। आपको क्या करना है, पोएम को पढ़ना है और उनको पैराग्राफ्स फॉर्म में राइट डाउन करना है। पैराग्राफ्स फॉर्म मतलब आपको उनका बोल सकते हैं समरी लिखना है। तो मैंने समरी लिखवाया था, पहले नहीं लिखवाया तो लिखवा दिया हूँ इसमें, चलिए देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, द पोएम ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज। मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि इनके द्वारा विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये पोएम्स लिखा गया है। फ्रॉम द नो लॉन्गर पोएम विलियम शेक्सपियर, ये एक प्ले से लिया गया। कौन से प्ले से, एज यू लाइक इट, जो कि अभी आपको मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 8 में। देर आर नो राइमिंग स्कीम्स इन द पोएम्स एंड देयरफॉर राइमिंग स्कीम्स ऑफ द पोएम्स इज फ्री वर्सेस। और आपको मैंने शुरू में ही बताया कि इनमें कोई भी राइमिंग स्कीम्स नहीं है। क्लियर है। और ये जो है इनमें बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच हैं इस पोएम में, और मेटाफर भी हैं बहुत से। और ये मेनली बोल सकते हैं ये फिगर ऑफ स्पीच का मेटाफर के लिए स्टेज मेटाफर ही है, क्योंकि आपको शुरू में ही बताया गया ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, मेटाफर के जैसा ही यूज किया गया। स्टेज को इनके लिए यूज कर दिया गया, ह्यूमन बींग्स के लिए वर्ल्ड्स को किन के लिए यूज कर दिया गया, स्टेज के जैसा किन के लिए, ह्यूमन बींग्स के जैसा, और ह्यूमन बींग्स को किन को मैन एंड एक्टर्स एंड एक्ट्रेस के जैसा बता दिया गया। तो ये मेटाफर ही है। ऑल द वर्ल्ड्स स्टेज एंड ऑल द मेन्स एंड वोमेन्स आर मेनली बेल्स इन द वर्ल्ड्स पोएट्स इनडायरेक्टली कंपेयर्स मेन एंड वोमेन्स टू द प्लेयर्स मीन्स पपेट्स द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पोएम्स। ओके, यहाँ पे मैंने बताया कि जो मैन और ह्यूमन बींग्स है वो क्या है, एक्टर और एक्ट्रेस है, और वो एक पपेट के जैसा इस वर्ल्ड में उनको आना है, अपना प्ले करना है, गेम प्ले करना है और चले जाना है, क्योंकि ऊपर से कोई और इनको डायरेक्ट कर किया जा रहा है। क्योंकि आप पपेट का यदि डांस देखोगे तो क्या किया जाता है, उनको पपेट को उंगली के थ्रू नचाया जाता है, धागे बांध कर नचाया जाता है किसी दूसरे इंसान के द्वारा जो पर्दे के पीछे होता है। सेम उसी प्रकार ह्यूमन बींग्स भी क्या है, एक्टर है, एक पपेट है, उनको क्या किया जा रहा है, नचाया जा रहा है कि इनके द्वारा, इनके पीछे कोई अदर एक्टर है और उनको क्या किया जा रहा है, वो क्या कर रहे हैं, ह्यूमन बींग्स को यहाँ पे स्टेज पर डांस करवा रहे हैं। ओके गाइस, यही सेंट्रल आइडिया है, यही पोएम्स में बताना चाह रहे हैं। द पोएम स्टार्टेड लाइफ एज इन्फेंट, और ये इसमें बताया ही था कि पोएम जो है हमारा जो लाइफ है, वर्ल्ड जो है स्टार्ट किस प्रकार से होता है, एक इन्फेंट्स के जैसा स्टार्ट होता है, और लास्ट में ये जो है हमारा समाप्त कैसा होता है, एक इन्फेंट के जैसा ही समाप्त हो जाता है। इन्फेंट का मैंने यूज इसलिए किया क्योंकि जो लास्ट स्टेज में होता है ह्यूमन बींग्स भी क्या हो जाता है, एक बच्चे के जैसा हो जाता है, वो बच्चा फिर से बच्चा बन जाता है, और वहाँ पे उनको हेल्प करने के लिए कोई अदर पर्सन चाहिए। अपने से वो अपना हेल्प नहीं कर सकता, अपने से अपना काम नहीं कर सकता है, इसलिए वो फिर से इन्फेंट हो जाता है एट द लास्ट स्टेज। फर्स्ट एंड 7th स्टेज एज लाइक एज सेम्स। ओके गाइस, फर्स्ट और लास्ट स्टेज जो है वो दोनों सेम्स ही होता है। तो इस प्रकार से आपका ये पोएम समाप्त हुआ और ये चैप्टर समाप्त हुआ। इंग्लिश के वर्कशॉप जो है वो भी समाप्त हो गया आपका। आपको क्या करना है, ये चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करना है, क्योंकि पोएम से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं 10th में, और आपको अच्छे से करना है। यदि आप, और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है, पसंद आती है तो आप लाइक करें, और यदि वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो में क्या प्रॉब्लम्स रह गया था, कि मैं नेक्स्ट टाइम इसको सुधार कर सकूं। और आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है आप वो क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। यदि आप आंसर्स नहीं देंगे तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आता है फिर क्वेश्चंस पूछने में और पढ़ाने में, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, आगे से रिस्पॉन्स चाहिए, और आप लोग का कोई रिस्पॉन्स आता नहीं है। क्लियर है कि आपने किया या नहीं किया, बस मैं क्या कर रहा हूँ, एक पढ़ा के डाल दे रहा हूँ, पढ़ाते जा रहा हूँ, और आप लोग का आगे से कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है कि आप लोग होमवर्क कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, किस प्रकार से पढ़ाई चल रही है आपका, ऐसा कुछ भी मुझे देखने को मिल ही नहीं रहा है। ओके गाइस, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस, एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।
आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।